तो डियर स्टूडेंट्स, जैविक प्रक्रियाएं थर्ड जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित कक्षा 10वीं के विज्ञान का 14वां चैप्टर है। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन उसका किया था चैप्टर का, और जिसमें हमने समझा था प्रजनन क्या है। वहां पर हमने प्रजनन के दो रूपों को पढ़ा था, जिसका पहला रूप था लैंगिक प्रजनन और जिसका दूसरा रूप था अलैंगिक प्रजनन। देखिए, लैंगिक प्रजनन क्या होता है कि प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें हमें दो जनक की जरूरत पड़ती है, नर की और मादा की, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक प्रजनन कहलाती है। और ऐसा प्रजनन जिसमें हमें जनन कोशिका के निर्माण के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता पड़ती है, इसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते, वह प्रजनन क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अब देखिए, जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो आखिर प्रजनन के द्वारा जो निषेचन होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होता है, उस मिलन के लिए नर और मादा के किन किन अंगों की भूमिका होती है, इसको आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें से इस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्यतः यह पढ़ने वाले हैं कि जो मनुष्य के नर प्रजनन अंग हैं वे क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं और वे कार्य कैसे कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में एकदम डीप से पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाजवाब और अच्छी होने वाली है, जो कि बिल्कुल सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में समझाई जाएगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य के नर प्रजनन अंग का अध्ययन करने से पहले आइए थोड़ा सा उसके पहले लेकर के चलते हैं कि गर्भधारण जब होता है तो गर्भधारण के लगभग छठे से 7वें सप्ताह के अंदर भ्रूण में जो भी बच्चा होता है, नर या मादा जो भी होता है, उसमें नर एवं मादा जनन अंग जो होते हैं उनका निर्माण छठवें से 7वें सप्ताह के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन वह जन्म के कुछ निश्चित समय के पश्चात ही जाकर के क्रियाशील होते हैं। आइए, एक मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन, इसको पढ़िएगा कि गर्भ में पल रहे बच्चे में, जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उसके नर एवं मादा जनन अंग जो होते हैं, जनन अंगों का निर्माण कब से होता है? छठवें से 7वें सप्ताह में होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो नर और मादा जनन अंग होते हैं बच्चे के, एक निश्चित समय के बाद ही क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वह है मनुष्य के नर प्रजनन अंग या नर जनन अंग। देखिए, नर जनन अंग हम अभी इसमें कवर करने वाले हैं और मादा जनन अंग अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए नर प्रजनन अंग को आइए हम समझते हैं या नर जनन अंग को समझते हैं। तो मनुष्य में यानी कि जो बच्चा होता है, नर का मतलब बालक और मादा का मतलब बालिका। तो यहां पर हम नर यानी कि बालक के जनन अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें देखिए मनुष्य के नर प्रजनन अंग में सबसे पहला जो होता है इसका टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है वृषण, जिसे हिंदी में कहा जाता है वृषण। तो मनुष्य के नर प्रजनन अंग का जो मुख्य भाग होता है वह होता है टेस्टिस, जिसकी हिंदी होती है आपकी वृषण। इसका इमेज आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इमेज से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वृषण क्या है। अब आइए इसके संरचना की बात करें तो देखिए, जो मनुष्य होता है उसमें वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इस प्रकार से 2 वृषण पाए जाते हैं। यह क्या है? आपका टेस्टिस है, जिसे कहते हैं हम वृषण। अब यह जो दोनों टेस्टिस होता है, यह 2 नसों की सहायता से क्या होता है? जुड़ा होता है। यह टेस्टिस 2 नसों की सहायता से इस प्रकार से क्या होता है? जुड़ा होता है। और इस नस को हम कहते हैं वेस डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं वेस डिफेंस कहते हैं। और इस वेस डिफेंस के पास में एक वाल्व लगा होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटेस्टेड ग्लैंड कहते हैं। प्रोटेस्टेड ग्रंथि या प्रोटेस्टेड ग्लैंड कहते हैं। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेड ग्लैंड कहते हैं। तो यह जो आपकी प्रोटेस्टेड ग्रंथि है, इसके प्रोटेस्टेड ग्रंथि के आगे के भाग को हम इसको क्या कहते हैं? शिश्न। इसे हम क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। अब देखिए, शिश्न जो कार्य होता है, शिश्न का कार्य क्या होता है? देखिए, मनुष्य का जो टेस्टिस होता है यानी वृषण होता है, उसमें नर के स्पर्म का निर्माण होता है। यानी कि
टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का निर्माण करता है। अब वह स्पर्म किसकी सहायता से बाहर जाएगा, तो वह वैस डिफेंस नामक जो नस है उसकी सहायता से क्या करता है, बाहर जाता है। और यहां पे जो शिश्न है, शिश्न क्या है, एक माध्यम है। शिश्न क्या है, शिश्न का आपके निषेचन में कोई योगदान नहीं होता। शिश्न का बस एक ही योगदान होता है कि यह क्या करता है, स्पर्म को आपको ट्रांसफर करता है, स्पर्म को ले जाकर के वाजाइना तक छोड़ता है, यानी कि एक माध्यम है। यह शिश्न क्या करता है, मूत्र को क्या करता है, निष्कासित करता है। तो शिश्न नहीं करता, शिश्न एक क्या है, मार्ग है, एक रास्ता है, एक विकल्प है, एक तरीका है। तो शिश्न क्या है, एक बस माध्यम है, इसका कोई भी योगदान निषेचन की क्रिया में नहीं होता। तो टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, जो कि वैस डिफेंस की सहायता से कहा जाता है, शिश्न के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। अब देखिए, ये जो आपकी प्रोटेस्टेड ग्रंथि है, प्रोटेस्टेड ग्लैंड जो है, इसका कार्य क्या होता है। देखिए, इसके ऊपर यहां कहीं लगी होती है, छोटी सी किडनी होती है मनुष्य की, इस प्रकार से किडनी होती है, और यहां पे इसका यूरेटा होता है, यानी कि मूत्राशय होता है। तो किडनी का कार्य, किडनी की कार्यविधि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, भली भांति पढ़ा है। किडनी क्या करती है, मूत्र को निष्कासित करती है हमारे शरीर में, मूत्र को छान करके उसे शरीर से बाहर करती है। तो यहां पे क्या है, यह मूत्राशय है। किडनी के द्वारा मूत्र को जब छान करके कहां भेजा जाता है, मूत्राशय में। अब इस मूत्राशय के द्वारा यहां से ही क्या करता है, मूत्र भी निकलता है। नर का जो मूत्र होता है वह भी किसके माध्यम से निकलता है, शिश्न के माध्यम से निकलता है। तो यहां पर देखिए एक लगा होता है प्रोटेस्टेड ग्रंथि। तो प्रोटेस्टेड ग्रंथि का कार्य यही होता है कि जब मूत्र जा रहा हो, इस मार्ग से होता हुआ जब मूत्र जा रहा हो, तो यह इधर के वाल्व को क्या कर दे, बंद कर दे। यह एक प्रकार का क्या है, वाल्व है। यह एक प्रकार का क्या है, वाल्व है। तो जब यहां से मूत्र जा रहा होता है शिश्न में, तब इधर के रास्ते को क्या करता है, बंद कर देता है। और जब इसमें स्पर्म जा रहा होता है, तो यह क्या करता है, मूत्र वाले रास्ते को क्या कर देता है, बंद कर देता है। यानी कि कभी भी आपका मूत्र और ये स्पर्म दोनों साथ में नहीं जा सकते हैं। कभी कभी होता ऐसा है कि बहुत ज्यादा आप जैसे हस्त मैथुन वगैरह की क्रिया जब करते हैं, तो उसमें आपका ये प्रोटेस्टेड ग्लैंड जो होता है कमजोर हो जाता है, तो जिसमें आपका मूत्र और स्पर्म दोनों साथ में कभी कभी निकलने लगते हैं। उसी को हम कहते हैं धातु रोग। वह एक प्रकार का क्या है, रोग है। तो उस धातु रोग में हमारा क्या हो जाता है, प्रोटेस्टेड ग्रंथि कमजोर हो जाती है, या स्वप्न में, या मतलब रात में सोते टाइम आपका जो नाइट फॉल्ट हो जाता है, वह इसी के कारण होता है कि आपका प्रोटेस्टेड ग्लैंड क्या हो जाता है, थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण हमें ये सब सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यहां तक कि इसकी कार्यविधि को आप समझ गए होंगे। हमने क्या क्या बताया कि जो नर के अंदर जो स्पर्म का निर्माण होता है वह कहां होता है, टेस्टिस में। अब इस टेस्टिस को एक थैले में क्या किया जाता है, बंद रहता है। यह टेस्टिस एक थैले में बंद रहता है, जिसे हम कहते हैं इपिडिडमिस, या इसे हम कहते हैं वृषण कोष। हिंदी में इसकी क्या होती है, वृषण कोष होती है। तो यह एक वृषण कोष में क्या होता है, बंद होता है। एक चीज और कि देखिए, जो नर होता है, नर का टेस्टिस यानी वृषण यानी अंडकोष जो होता है, वह शरीर के बाहर होता है, और जो मादा होती है उसके शरीर के बाहर नहीं होता, बल्कि उसके शरीर के क्या होता है, अंदर होता है। तो इसका क्या कारण है, इसके बाहर होने का, शरीर के बाहर होने का क्या कारण है। देखिए, स्वस्थ मनुष्य जो होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो आपका स्पर्म होता है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह क्या होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। इसको कम से कम कितना तापमान चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। तो अगर इसको शरीर के अंदर अगर रखा जाता, तो इस शरीर के अंदर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसको चाहिए कितना, अच्छे से रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, शरीर के बाहर रखा जाता है, ताकि इसका टेम्परेचर कम हो सके। तो इसलिए इसके यह क्या कहां पाया जाता है, शरीर के बाहर पाया जाता है। तो जो मनुष्य का नर प्रजनन अंग है, उसका जो पहला अंग है वह क्या है, टेस्टिस यानी कि वृषण है। टेस्टिस यानी वृषण है। तो हमने वृषण के बारे में क्या बताया, देखिए वृषण की संख्या कितनी होती है नर के अंदर, दो वृषण पाए जाते हैं, और वृषण के ही द्वारा स्पर्म का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। सभी बातों को ध्यान में रखिएगा और ध्यान से समझते जाइएगा कि इसके बारे में हमने क्या क्या बताया। हमने बताया कि
वृषणों की संख्या नर के अंदर कितनी होती है? 2, और वृषण के ही माध्यम से क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। दूसरी चीज कि यह जो वृषण है यह शरीर के बाहरी भाग में होता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसके जीवित रहने का, सरवाइव करने का जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और अंदर रहता तो अंदर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पर्म को नष्ट होने का डर था, तो इसलिए यह क्या कहाँ पाया जाता है? बाहरी भाग में पाया जाता है। अब नंबर 2 जो इसका है वह है इपिडिडमिस। इपिडिडमिस की हिंदी होती है वृषण कोश। इपिडिडमिस की हिंदी क्या होती है? वृषण कोश। तो वृषण कोश क्या करता है? इस वृषण को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, इसको प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देने का कार्य करता है। तो वृषण कोश यानी कि इपिडिडमिस क्या होता है? टेस्टिस को अंदर सुरक्षित रखता है एक थैले के अंदर। तो इपिडिडमिस क्या है? एक प्रकार का थैला है जो कि वृषण को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। अब अगला आपका है वेस्ट डिफेंस। तो वेस्ट डिफेंस एक प्रकार की क्या है? आपकी नस है। वेस्ट डिफेंस एक प्रकार की क्या है? नस है। इस नस को हम क्या कहते हैं? वेस्ट डिफेंस कहते हैं, जो कि क्या कार्य करती है? स्पर्म को बाहर ले जाने का कार्य करती है। वेस्ट डिफेंस क्या करता है? स्पर्म को, मनुष्य के नर के स्पर्म को क्या करता है? शिश्न के मार्ग तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? वेस्ट डिफेंस करता है। अगला है आपका प्रोटेस्टेड ग्लैंड। अगला आपका है क्या? प्रोटेस्टेड ग्लैंड। अब प्रोटेस्टेड ग्लैंड का कार्य क्या होता है कि प्रोटेस्टेड ग्लैंड एक प्रकार का वाल्व होता है जो कि मूत्र को और स्पर्म को बारी बारी से बाहर भेजने का कार्य कराता है। अगला आपका होता है टेस्टोस्टेरोन। इसकी हिंदी भी होती है आपकी टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स है जो कि मनुष्य के नर के अंदर पाया जाता है, मनुष्य के नर के ही अंदर पाया जाता है। और यह एक्टिव कब होता है? 10 से 14 वर्ष के अंतर्गत क्या होता है? एक्टिव होता है। और यह टेस्टोस्टेरोन जब 10 से 14 वर्ष की अवस्था में जब किसी भी बालक के अंदर, जब किसी भी नर के अंदर एक्टिव होता है, तो नर के अंदर क्या देखने को मिलता है? जैसे उसका आवाज का मोटा हो जाना, उसकी दाढ़ी मूछें आ जाना, यह सब किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। और यह हमेशा कब एक्टिव होता है? 10 से 14 वर्ष के अंदर एक्टिव होता है। अब अगला आपका है स्पर्म। अगला आपका है स्पर्म, जिसकी हिंदी होती है शुक्राणु। जिसकी हिंदी क्या होती है? शुक्राणु। तो स्पर्म कहाँ बनता है? आपके टेस्टिस में बनता है, जो कि क्या है? जो कि एक प्रकार का क्या है? युग्मक है। युग्मक और युग्मनज हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि स्पर्म क्या होता है? युग्मक होता है, जो कि क्या करता है? युग्मक यानी जोड़ा बनाने वाला। यह एक क्या होता है? जोड़ा बनाने वाला होता है, जो किसके साथ जोड़ा बनाता है? मादा के अंडाणु यानी ओवम के साथ क्या करता है? जोड़ा बनाता है। तो यह एक प्रकार का क्या है? युग्मक होता है। और इसका जो जीवन काल होता है, इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल इसका होता है 20 घंटे का। इसका जो जीवन काल होता है, 20 घंटे नहीं बल्कि कितने का होता है? 20 मिनट का होता है। इसका जो जीवन काल होता है 20 मिनट का होता है, कि अगर यह शरीर के बाहर निकलने के पश्चात 20 मिनट तक जीवित रहेगा और 20 मिनट के पश्चात यह क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अब अगला आपका है पेनिस। पेनिस, इसकी हिंदी होती है शिश्न। जो कि ये वाला भाग है पेनिस। यह क्या करता है? यह हमारे जो आपका स्पर्म है, स्पर्म को वजाइना तक पहुंचाने का कार्य करता है, या फिर मूत्र को बाहर निष्कासित करने का कार्य कौन करता है? हमारा शिश्न करता है, हमारा पेनिस करता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारी संरचना और इस प्रकार से इन सारे अंगों की कार्यविधि मनुष्य के नर प्रजनन अंग की होती है, जो कि इस तरह से संपन्न होती है। सबसे पहला टेस्टिस यानी कि वृषण, जो कि क्या करता है? स्पर्म का निर्माण करता है, और यह हमेशा शरीर के बाहर पाया जाता है, क्योंकि स्पर्म को जीवित रहने के लिए 30 डिग्री से अधिक का तापमान नहीं होना चाहिए। तो ये आपका वृषण है, और यह नर में कितनी संख्या में पाया जाता है? 2। प्रत्येक नर में वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। अगला आपका है इपिडिडमिस यानी वृषण कोश। तो यह वृषण जो है एक
थैले में, एक प्रकार के थैले में क्या होता है, बंद होता है इसकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेस्टेड के लिए। तो इसके सुरक्षा के लिए जिस थैले में वृषण को बंद किया जाता है उसे हम कहते हैं इपिडिडमिस यानी वृषण कोष। अगला आपका है वेस्ट डिफेंस। तो वेस्ट डिफेंस एक प्रकार की क्या है, नस है जो कि स्पर्म को शिश्न तक पहुंचाने का कार्य करती है, स्पर्म को शिश्न तक पहुंचाने का कार्य करती है। देखिए पहले के जमाने में हुआ क्या करता था, इतना बहुत सारे टेक्नोलॉजी नहीं थे तो औरतों का ऑपरेशन नहीं होता था, बल्कि क्या किया जाता था, ये जो वेस्ट डिफेंस है ना पुरुषों का यानी कि नर का जो ये वेस्ट डिफेंस है, इस वेस्ट डिफेंस को क्या कर दिया जाता था, काट दिया जाता था। तो इस वेस्ट डिफेंस को जब काट दिया गया तो यहां से स्पर्म शिश्न तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे क्या कर दिया गया है, इसको काट दिया गया है। और जब स्पर्म शिश्न तक जाएगा नहीं तो भ्रूण यानी कि निषेचन होगा नहीं, स्पर्म वाजाइना तक जाएगा नहीं, जिससे बच्चा होने की संभावना, गर्भ धारण होने की संभावना नहीं होती है। तो इसको चूंकि यहां पे वेस्ट डिफेंस को क्या किया जाता था, काट दिया जाता था, तो इसको कहा जाता था वेस्कोटॉमी। इसको क्या कहा जाता था, वेस्कोटॉमी यानी नसबंदी। यह क्या है, एक प्रकार का नस है और नस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं नसबंदी। तो पहले के जमाने में यानी कि पहले के समय में, जमाना तो नहीं कह सकते हैं, पहले के समय में क्या किया होता था, नसबंदी होती थी, जिससे इस पुरुषों के इस वेस्ट डिफेंस नामक नस को क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, काट दिया जाता था, जिससे स्पर्म वृषण से शिश्न तक नहीं पहुंच पाता था। तो इसे हम क्या कहते थे, नसबंदी कहते थे। लेकिन आज तो नसबंदी कोई कराता नहीं है। जहाँ तक जितनी भी दुख कष्ट या जितने भी प्रताड़ना कुछ भी झेलना होता है वह सब कुछ महिलाओं को ही झेलना पड़ता है, मादा को ही झेलना पड़ता है। तो इसलिए नर तो पूरी तरह से वंचित हो जाता है इससे। अब अगला आता है प्रोटेस्टेड ग्रंथि। प्रोटेस्टेड ग्लैंड जो होता है एक प्रकार का क्या है, वाल्व है, जो कि मूत्र और स्पर्म दोनों को बारी बारी से क्या करता है, शिश्न के रास्ते में भेजता है। अगर मूत्र आपका जा रहा होगा तो ये आपके वैस वाले रास्ते को क्या कर देगा, बंद कर देगा, और जब स्पर्म जा रहा होगा तो इस मूत्र वाले रास्ते को यह क्या कर देगा, बंद कर देगा। यह कार्य होता है प्रोटेस्टेड ग्रंथि का। अगला आपका है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स होता है जो कि हर एक नर के अंदर पाया जाता है, और नर में यह कब एक्टिव होता है, 10 से 14 साल तक, 10 से 14 साल के मध्य में यह क्या होता है, एक्टिव होता है। और यह जब एक्टिव होता है तो बालक में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उसके आवाज़ का मोटा होना, दाढ़ी मूंछ का आना इत्यादि, ये सब परिवर्तन किसके कारण दिखाई देते हैं, टेस्टोस्टेरोन। शुक्राणु, शुक्राणु आप जानते हैं स्पर्म यानी कि जो नर जनन कोशिका होती है वह क्या कहलाती है, स्पर्म कहलाती है, शुक्राणु कहलाती है। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हमने किया है, और जिसका जीवन काल आपका कितना होता है, केवल 20 मिनट का होता है। यानी कि 20 मिनट से अधिक अगर इसको बाहर रखा जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, आपका नष्ट हो जाएगा। तो इसका जीवन काल कितना होता है, 20 मिनट का होता है। और आपका अगला है पेनिस यानी कि शिश्न, जिससे क्या होता है, मूत्र बाहर निष्कासित किया जाता है। यह एक क्या है, एक मतलब इसका कार्य निषेचन में नहीं होता, बल्कि यह एक क्या करता है, माध्यम होता है किस क्या कराने के लिए, पहुंचाने के लिए, क्या स्पर्म को वाजाइना तक, स्पर्म को ओबम तक पहुंचाने का यह एक क्या है, साधन है, जिसे हम क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं। अंग्रेजी इसकी होती है पेनिस। तो इस प्रकार से आप मनुष्य के नर के प्रजनन अंगों एवं उनके हर एक कार्यविधियों को समझ सकते हैं। तो बच्चों अगले क्रम में एक आपके बुक का छोटा सा टॉपिक है जो कि मनुष्य में वृद्धि और परिवर्धन है, जिसकी वृद्धि एवं परिवर्धन की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज के वीडियो में एक इसके संबंध में ग्राफ दिया हुआ है, जिसके बारे में आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला चीज कि वृद्धि के बारे में हमने बताया था कि बढ़ना, जैसा कि एक छोटे से शिशु का जन्म होता है और धीरे 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 वह समय के साथ साथ क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ यानी कि वृद्धि। अब अगला है डेवलपमेंट यानी परिवर्धन। तो देखिए किसी भी अंग में, जैसे जो भी हमारे शरीर के अंग हैं, इन सब में एक निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे अगर आपका मुंह छोटा सा होता है, हाथ छोटा सा होता है, अगर पैर, जितना पैर हमारा बढ़ता है उतना अगर हमारा मुंह बढ़ने लगे तो 10 साल में हमारा मुंह कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुंह एक दूसरे अनुपात में बढ़ता है, मुंह कम बढ़ता है, और पैर ज्यादा बढ़ता है, हाथ कुछ अलग अनुपात में बढ़ता है। यानी कि हर एक अंग
अंग एक निश्चित अनुपात में उनका ग्रोथ होता है, उनकी वृद्धि होती है, और एक निश्चित अनुपात में ग्रोथ यानी कि निश्चित अनुपात में होने वाली वृद्धि सजीवों के अंगों में क्या कहलाती है? परिवर्धन कहलाती है। अब आइए देखते हैं, एक आपके बुक का चार्ट दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर आपका है वजन, इसमें क्या है? वजन, और इधर आपका क्या है? आयु है। वजन और आयु। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे 0 से शुरुआत करते हैं। आयु यहाँ मान लेते हैं कितने वर्ष है? 2 वर्ष है, और यहाँ मान लेते हैं 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, 20, और इधर आगे चलते जाएंगे तो और बढ़ती जाएगी 22। इस प्रकार से आयु दी हुई है। वजन देखें तो इसमें कितना है? 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 70 केजी से ज़्यादा व्यक्ति कोई होता नहीं है। यह सब किस में है? केजी में है, क्योंकि 70 केजी से ऊपर अगर व्यक्ति हो जाएगा तो वह एक तरह से क्या माना जाएगा? धरती का बोझ माना जाएगा। तो हम धरती पृथ्वी माता के बोझ को लेकर के नहीं चल रहे हैं, हम 70 वर्ष की आयु 70 केजी तक के ही व्यक्ति को लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड वाली लाइन है, इसे हम मान लेते हैं कि यह कौन सी अवस्था है? गर्भावस्था है। यानी कि भाई 1 साल के अंदर लगभग बालक 9 या 10 महीने होता है। बच्चे का जन्म कितना होता है? अगर कोई नर है तो उसका जन्म 9 महीने में होता है, और कोई मादा है अगर तो उसका जन्म 9 महीने 10 दिन में होता है। तो मान लेते हैं हम कि लगभग 1 साल का समय है, तो यह दोनों के बीच में है। यानी कि मान लेते हैं, थोड़ा सा और इधर कर दें तो बीच में हो जाएगा। तो यह मान लेते हैं क्या है? गर्भावस्था है। और हम जानते हैं कि जो 12 वर्ष तक की आयु होती है, यानी कि जो 0 से 12 वर्ष तक की आयु, 2 से 1 से भाई 1 वर्ष तो वह गर्भ में रहा, और 1 वर्ष के पश्चात यानी इसके बाद से और 12 वर्ष के पहले तक माना जाता है क्या? बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था मानी जाती है? बाल्यावस्था। और 12 से 18 वर्ष तक क्या मानी जाती है? किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है किशोरावस्था, और 18 वर्ष से बाद पौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था मानी जाती है। पौढ़ावस्था मान लेते हैं इसको हम क्या? पौढ़ावस्था। अब देखिए होता क्या है, गर्भ में जो परिवर्तन होता है, गर्भ में हम जानते हैं कि जो मनुष्य का गर्भ जो होता है, ये हम टोटली बात किसकी कर रहे हैं? मनुष्य की। तो मनुष्य का गर्भ कितना तक होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 4 केजी या 5 केजी, ये तो 10 केजी तक चला गया, 4 केजी या 5 केजी। यानी कि गर्भ के अंदर जो विकास होता है इस प्रकार से होता है। और 1 से लेकर के 12 साल तक की आयु में बच्चे कितने हो जाते हैं? लगभग जाते हैं 35 से 40, यानी कि इतने बड़े हो जाते हैं। बच्चों का जो वजन है भाई, इधर आपकी आयु बढ़ रही है। आयु कहां तक बढ़ी? यहां आपका 1 है ना, तो 1 वर्ष यानी गर्भावस्था के बाद 1 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक बच्चे कितने हो जाते हैं? लगभग 35 से 40 केजी के अंदर रहते हैं, यानी कि 35 केजी तक इतना ग्रोथ हुआ। अब 12 से 18 वर्ष ये जो आयु है किशोरावस्था, इसमें यह माना जाता है कि बालक जो होता है अपने शारीरिक तौर पर सबसे ज्यादा इसमें विकास करता है। तो किशोरावस्था तक कितना बालक चला जाता है? 60 केजी तक। लगभग कितना चला जाता है? आपके 60 केजी तक चला जाता है। अब जो किशोरावस्था होता है ना, इसी पर जाकर के लगभग फिक्स माना जाता है, और पौढ़ावस्था लगभग जाकर के क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, जिसको बढ़ना घटना होता है 18 से 20 की उम्र में लगभग बढ़ घट जाता है। जैसे और नॉर्मल कितना तक जाता है? 60 केजी तक ही जाता है। जैसे हमारा वेट लगभग 60 केजी के ही बराबर है, तो मैं अपने ही वेट को लेकर के चल रहा हूँ कि मेरा वेट जो 18 साल यानी कि 18 या 20 साल के बाद जो रुका 60 केजी पे, वह उतना ही अब तक रह गया। आगे चल करके अगर ज़्यादा खाएं पिए, थोड़ा सा मोटे हो जाएं तो बात अलग है। तो लगभग मान लिया जाता है कि 18 वर्ष के बाद जो आयु और वजन में जो अनुपात होता है वह लगभग क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। कोई तो भाई 40 साल के बाद भी मोटे हो जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। कोई की बात यहाँ नहीं की जा रही है। लगभग यह एक एवरेज लेकर के चल रहे हैं। तो इस तरह से इस चार्ट को हम समझ सकते हैं कि वृद्धि और परिवर्धन कैसे होता है, कि एक निश्चित क्रम में वृद्धि होती है, कि 0 से 1 साल तक थोड़ी सी वृद्धि हुई, कितना तक गया? 4 साल तक। फिर 1 से लेके 12 साल के अंदर कितना चला गया? 35 केजी लगभग उसका वेट चला गया। फिर 12 से 18 में कितना चला गया? 40। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें जाने को देखने को मिल रहा है कि 12 से 18 यानी 6 साल के अंदर कितना वृद्धि हो जा रही है? 35 से 60 से 70 हो जा रही है, यानी कि 35 केजी की वृद्धि हो जा रही है।
इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और पौढ़ावस्था 18 से 20 साल के बाद लगभग वृद्धि क्या हो जाती है, रुक सी जाती है। तो इस प्रकार से हम मनुष्य के में वृद्धि एवं परिवर्धन को समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वह मादा प्रजनन अंग से संबंधित होगी और उसमें निषेचन वगैरह को सब कुछ समझाया जाएगा। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।